रूस यूक्रेन युद्ध अभी रुका भी नहीं है और इधर ईरान ने एक साथ इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इजराइल के पीएम ने एक ऐसा खुलासा कर दिया जिसके बाद इससे मिडिल ईस्ट में भयानक जंग शुरू होने जा रही है। दावा यह किया जा रहा है कि अगर इजराइल और अमेरिका ने तुरंत ईरान पर हमला नहीं किया तो अमेरिका और इजराइल ईरान के डबल अटैक का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अमेरिका इजराइल पर ईरान का डबल अटैक। अरब की जमीन पर जबरदस्त खूनी जंग शुरू हो चुकी है। खाड़ी में शुरू हुई इस जंग में एक तरफ इजराइल और अमेरिका है, जबकि दूसरी तरफ ईरान अपने दम पर इजराइल और अमेरिका पर हमले शुरू कर चुका है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरान पर बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बेंयामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान ने अपने जंगी ड्रोन से अमेरिकी विदेश मंत्री और एनएससी की हत्या की कोशिश की है। सवाल उठता है कि ईरान के पास इतनी हिम्मत और क्षमता कहां से आ गई है कि वो अमेरिका के विदेश मंत्री और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए को मारने की कोशिश कर रहा था। मरते मरते बचे विदेश मंत्री और एनएसए। Even tried to assassinate the Secretary of State of the United States of America. They even tried to assassinate the National Security Advisor of the United States of America. This tells you all you need to know about Iran's murderous intention. क्या है ईरान का पूरा वॉर प्लान? इसकी एक एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। ईरान और इजराइल का ड्रोन वॉर शुरू। अमेरिका और इजराइल की सेना इस वक्त ईरान को किसी भी कीमत पर इतनी ताकतवर नहीं बनने देना चाहती है जो इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब के वजूद के लिए खतरा बन जाए। ईरान ने रूस के साथ मिलकर अपने मिसाइल प्रोग्राम को भयानक बना दिया है। खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि इस वक्त रूस के 50,000 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन हैं, जिसमें ईरान का सबसे नया और घातक ड्रोन मुहाजिर 10 ड्रोन है, जो देखने में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन की तरह है। यही नहीं, ईरान ने खुद को इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब से बचाने के लिए परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। हालात ये हो गए हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल के पीएम को कहना पड़ा कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम पूरी दुनिया पर खतरा बन चुका है। Iran's drones and missile program threaten Israel and our Arab neighbors, and Iran's drones have brought and bring death and destruction to innocent people in the Ukraine. अब आप ये भी जान लीजिए कि अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब को खुला चैलेंज ईरान कैसे दे रहा है, और वो ईरान के ड्रोन अमेरिका के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर हमला करने की कोशिश कर चुके हैं। आप इस एनिमेशन से ईरान के खौफनाक इरादों को समझ सकते हैं, जब इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने दुनिया को बताया कि ईरान अमेरिका के टॉप अधिकारियों और मंत्रियों को कैसे मारने की कोशिश कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के मुताबिक ईरान के अटैक और आत्मघाती दो तरह के ड्रोन ने सबसे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री को मारने की कोशिश की। ईरान के प्लान के मुताबिक ईरान के ड्रोन अमेरिका के विदेश मंत्री के बेहद करीब पहुंच चुके थे। ईरान का ड्रोन लगातार कमांड सेंटर में अमेरिका के विदेश मंत्री की लाइव लोकेशन भेज रहा था। खतरे से बेखबर अमेरिका के विदेश मंत्री पर ईरान ड्रोन से मिसाइल दागने वाला था, लेकिन मिसाइल को विदेश मंत्री की सुरक्षा में लगे उपकरणों ने कंफ्यूज कर दिया और अमेरिका के विदेश मंत्री ईरान के हमले में बाल बाल बच गए। मरते मरते बचे विदेश मंत्री और एनएसए। ईरान के बारे में दावा किया जा रहा है कि उसने बंकर के अंदर घातक मिसाइलें, 8 तरह के घातक और आत्मघाती ड्रोन का
बहुत बड़ा जखीरा जमा कर लिया है। असल में ईरान इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री और एनएसए को जान से मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मारे गए अपने जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता है। जनवरी 2020 में ईरान की कुद्स फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मौत हो गई थी। तब से ईरान अमेरिका और इजरायल से खून का बदला लेने को उतारू है। इसीलिए पहले अमेरिका के विदेश मंत्री और एनएसए को मारने की कोशिश ईरान कर चुका है। अभी तक ये पता नहीं चला है कि ईरान ने किस दिन या किस महीने या किस साल अमेरिका के एनएसए को ड्रोन हमले में मारने की कोशिश की है, लेकिन ईरान ने अमेरिका के एनएसए को निशाना बनाया है। यह खबर इजरायल डंके की चोट पर कह रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा संयुक्त राष्ट्र महासभा में किया है, जिससे साफ पता चलता है कि ईरान आत्मघाती तरीके से अमेरिका और इजरायल से युद्ध के लिए तैयार हो चुका है। मरते मरते बचे विदेश मंत्री और एनएसए। They even tried to assassinate the Secretary of State of the United States of America. They even tried to assassinate the National Security Advisor of the United States of America. This tells you all you need to know about Iran's murderous intentions and Iran's murderous nature. अमेरिका इजरायल पर ईरान का डबल अटैक। अमेरिका और इजरायल का दुश्मन ईरान अपनी ड्रोन क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। ईरान मोहाजिर 10 ड्रोन को अपने जंगी बेड़े में शामिल कर चुका है। मोहाजिर 10 ड्रोन की खासियत यह है कि इसके जद में इजरायल भी आ गया है। अब ईरान ने इजरायल को धमकी दी है कि नए ड्रोन मोहाजिर 10 से सावधान रहे, नहीं तो पाषाण युग में पहुंचा देंगे। यानी ईरान इजरायल को तबाह स्टोन एज में पहुंचाने के दावे कर रहा है। ड्रोन लगातार 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान का ये ड्रोन अमेरिका के MQ-9 ड्रोन की तरह है। ये ड्रोन 7000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। एक बार में 2000 किलोमीटर तक बिना रुके दुश्मन पर मिसाइलें दाग सकता है। मोहाजिर 10 ड्रोन 300 किलोग्राम के हथियार ले जा सकता है। इसमें कई तरह की मिसाइलें और बम शामिल है। मोहाजिर 10 ड्रोन अधिकतम 210 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी दावा किया है कि ईरान की परमाणु क्षमता खाड़ी देशों के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। With regard to Iran and nuclear weapons, I think the comments that you alluded to point to the fact that Iran's own activities in pursuing a nuclear program are a profoundly destabilizing element and one that risks the security of countries not only in the region but well beyond it, which is why we're determined, President Biden's determined, that Iran never acquire a nuclear weapon. अमेरिका इजरायल पर ईरान का डबल अटैक। आप जरा इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। 22 सितंबर 2023 दिन बृहस्पतिवार को ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान ने अपनी सैन्य ताकत की कैसी जबरदस्त नुमाइश की है। ईरानी सशस्त्र बलों ने 1980 में शुरू हुए 8 साल की ईरान इराक युद्ध की 43वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक सैन्य परेड आयोजित की है। ये उसी की तस्वीरें हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ईरान के हथियारों से अमेरिका और इजरायल को साफ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ईरान की तरफ आंख उठाकर देखा तो ईरान ड्रोन, मिसाइल और घातक हथियारों से अमेरिका और इजरायल का नामो निशान मिटा देगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने भी ईरान के ड्रोन वॉर के खिलाफ घातक हमले करने का प्लान बना लिया है। यहां तक कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल करता है तो सऊदी अरब भी ऐसा ही करेगा। यानी अब ईरान के खिलाफ इजरायल
सऊदी अरब और अमेरिका एक साथ जंग करने के लिए तैयार हो चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान, रूस, चीन और उत्तर कोरिया के साथ मिलकर अमेरिका और इजरायल को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। Iran couldn't or wouldn't do that. And so the problem is very clear, and the problem is Iran. That is the destabilizing element. Just this past week, we saw them remove IAEA inspectors who are critical to doing the work of the IAEA to, as best it can, ensure that Iran is being consistent with whatever obligations it has and is and having a clear sense of what they're actually doing. So that is not evidence of an Iran that's interested in actually being a responsible actor when it comes to its nuclear program, and that is the destabilizing element. 19 महीने से चल रहे यूक्रेन युद्ध में भी ईरान जंग का बहुत बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। ईरान को दांव पर लगाकर ईरान ने रूस को घातक ड्रोन और मिसाइलें देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यूक्रेन के टैंक, तोप और रॉकेट आर्मी पर रूस ने ईरानी ड्रोन से सबसे ज्यादा हमले किए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान के आत्मघाती ड्रोन की मारक क्षमता इतनी जबरदस्त है कि यूक्रेन की तोप और टैंक भी ड्रोन हमले में तबाह हो रहे हैं। यूक्रेन के सामने दिक्कत यह है कि ईरान के आत्मघाती ड्रोन पर जब तक यूक्रेन हमला करने की कोशिश करता है, तब तक रूस और ईरान के ड्रोन यूक्रेन के तोपखाने को तबाह कर डालते हैं। रूस और ईरान के इन्हीं आत्मघाती ड्रोन से बचने के लिए यूक्रेन ने स्टील के बड़े पिंजड़े बनाए हैं ताकि ड्रोन डायरेक्ट तोप या टैंक से ना टकरा पाए। स्टील के इन पिंजरों को यूक्रेन एक तरह से तोप, टैंक और रॉकेट के लिए कवच बना चुका है, जो ईरान और रूस के ड्रोन से उन्हें बचाने में मदद करते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि रूस और ईरान के कौन से ड्रोन यूक्रेनी हथियारों के लिए काल बन चुके हैं। पुतिन के लिए ईरान फरिश्ता बनता जा रहा है। इस वक्त ईरान ने अपने हथियारों के बंकर पूरी तरह से रूस के लिए खोल दिए हैं। ईरान के टॉप जनरल चुन चुन कर ऐसे हथियार रूस को भेज रहे हैं जो अमेरिका और नाटो के हथियारों को तबाह कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने कैस्पियन सागर के रास्ते रूस को बहुत बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद गुप्त तरीके से पहुंचा दिया है। पश्चिमी मीडिया को खुफिया सूत्रों से पता चला है कि ईरान को अब तक 8000 आत्मघाती ड्रोन दे चुका है, तो वहीं 10 करोड़ गोलियां और 3 लाख बम ईरान से रूस पहुंच चुके हैं। लेकिन अब जिस तरह से ईरान ने अमेरिका के विदेश मंत्री और एनएसए को जान से मारने की कोशिश की है, उससे अब यह तय हो चुका है कि ईरान अब इजरायल और अमेरिका पर एक साथ जंग करने के लिए तैयार है। क्या रूस इसलिए यूक्रेन को जंग में नहीं हरा पा रहा है क्योंकि पाकिस्तानी हथियार और गोला बारूद यूक्रेन पहुंच गए हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान को मोहरा बनाकर तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है? एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कंगाल पाकिस्तान ने रूस के साथ बहुत बड़ा जंगी धोखा किया है, जो अब दुनिया के लिए तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बन चुका है। अब पता चला है कि क्यों दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि रूस किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध को शुरू कर सकता है। तीसरे विश्व युद्ध के 2 गद्दार। अब खुलासा हुआ है कि कैसे यूक्रेन युद्ध की आड़ में अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर तीसरे विश्व युद्ध की साजिश रच रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान की यूक्रेनी साजिश। अमेरिकी मीडिया ने हैरान करने वाला ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे।
जिस पाकिस्तान को रूस का दोस्त और अमेरिका का दुश्मन समझा जा रहा था, उस पाकिस्तान ने खुफिया तरीके से ऐसा जंगी खेल खेला है जो पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आंख में झोंक सकता है। अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान ने रूस को जंग में हराने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची है, जो रूस की सेना के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। पाकिस्तान ने जंग की आड़ में अमेरिका के साथ मिलकर अपने दोस्त रूस को जबरदस्त बारूदी धोखा दिया है। 75 अरब में रूस से बारूदी धोखा। आप पहले ये जान लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे शहबाज शरीफ के साथ मिलकर क्या जंगी प्लान तैयार किया था, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिकी मीडिया हाउस द इंटरसेप्ट के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान से $900 मिलियन के हथियार खुफिया तरीके से खरीदे थे, जिसकी खबर दुनिया के टॉप जासूसी एजेंसियों तक को नहीं हुई। अब सवाल उठता है कि आखिर रोटी और बोटी के लिए तरस रहे भिखारी पाकिस्तान से अमेरिका ने $900 मिलियन यानी करीब 75 अरब रुपए के हथियार क्यों खरीदे, जबकि दावा यही किया जा रहा था कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद खराब हैं। तो फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियारों के बदले $900 मिलियन यानी करीब 75 अरब रुपए क्यों दिए, और पाकिस्तान के इन हथियारों का अमेरिका ने क्या किया? जरा देखिए, अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में पाकिस्तान के साथ मिलकर क्या बारूदी साजिश रची थी, जिसका खुलासा आज कई महीनों के बाद हो रहा है। पाकिस्तान को कई महीनों की मीटिंग्स के बाद जुलाई 2023 में IMF से $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज मिला था। अब अमेरिकी मीडिया हाउस द इंटरसेप्ट ने दावा किया है कि इस लोन को दिलाने में अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई थी। इंटरसेप्ट की रिपोर्ट के मुताबिक IMF से लोन हासिल करने के लिए पाकिस्तान को अमेरिका के साथ हथियारों की सीक्रेट डील करनी पड़ी थी। अमेरिका ने पाकिस्तान से हथियार लेकर उन्हें रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन को दिया। दावे के मुताबिक पाकिस्तान ने रूस को धोखा देते हुए अमेरिका को करीब 75 अरब यानी $900 मिलियन में तोप के गोले और आर्टिलरी दी थी, जिसका इस्तेमाल जंग में यूक्रेन रूस के खिलाफ कर रहा है। यानी यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान के हथियारों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ शुरू करवा दिया है, जिसकी भनक रूस को लग चुकी है। तीसरे विश्व युद्ध के 2 गद्दार। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे इमरान खान और शहबाज शरीफ दोनों ही अमेरिका की बारूदी साजिश का शिकार हुए हैं। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को ही रूस के खिलाफ हथियारों के लिए क्यों चुना? वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस शुरू से ही यूक्रेन युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड समेत नाटो के 31 देशों पर भारी साबित हो रहा है। रूस एक दिन में यूक्रेन पर पिछले 19 महीनों से हर दिन 10 से 12 हजार तोप के गोले दाग रहा है, जबकि यूक्रेन हर दिन 6 से 8 हजार गोले ही रूसी सेना पर दाग पा रहा है। रूस की आर्टिलरी और तोपखाने की भयानक मार की वजह से यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ गए। अमेरिका ने यहीं पर फिर ऐसा जंगी खेल खेला जिसकी उम्मीद राष्ट्रपति पुतिन को भी नहीं थी। अमेरिका के कमांडरों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलकर यह तय कर लिया है कि रूस के जिगरी और वफादार दोस्त पाकिस्तान के हथियारों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया जाए। और इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान और उसके बाद बने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच बारूदी साजिश रच डाली। पाकिस्तानी आर्टिलरी और शेल्स बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका की मदद से यूक्रेन पहुंचे। पाकिस्तान जंग में इस्तेमाल होने वाली आर्टिलरी और शेल्स के प्रोडक्शन के लिए मशहूर है। यूक्रेन में लगभग 19 महीने से जारी जंग की वजह से इन हथियारों की भारी किल्लत दर्ज की गई है। ओपन सोर्स वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में यूक्रेन की तरफ से पाकिस्तान में बने हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि अभी तक ना तो अमेरिका और ना ही पाकिस्तान ने इस बात की पुष्टि की है कि इंटरसेप्ट को 2022-23 में पाकिस्तान की तरफ से बेचे गए हथियारों के दस्तावेज मिले हैं। इन पर अमेरिका के ब्रिगेडियर जनरल के दस्तखत भी हैं। अमेरिका पाकिस्तान के बीच ये डील ग्लोबल मिलिट्री प्रोडक्ट्स ने कराई थी। डील के तहत रूस को हराने के लिए पाकिस्तान ने $900 मिलियन का गोला बारूद अमेरिका को बेचा और अमेरिका ने इस गोला बारूद को यूक्रेन पहुंचा दिया। पाकिस्तान और यूक्रेन भले ही हथियार डील नहीं होने का दावा करें, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर रॉकेट और टैंक यूक्रेन को तीसरे देश पोलैंड और जर्मनी के जरिए भेजे हैं।
यही वजह थी कि 20 जुलाई को यूक्रेन के विदेश मंत्री दमयत्रो कुलेबा अचानक से पाकिस्तान की यात्रा पर आए थे। इससे पहले रूस ने यूक्रेन को हथियार देने को लेकर पाकिस्तान को आगाह किया था। इस ताजा खुलासे के बाद पाकिस्तान की चीन, रूस और अमेरिका दोनों से ही डॉलर कमाने की चाल का खुलासा हो गया है। इससे पहले आटे के लिए तरस रहे पाकिस्तान को रूस ने कई टन गेहूं दिया था। यही नहीं, रूस ने पाकिस्तान को भारत की तरह से सस्ता तेल दिया था। लेकिन भिखारी पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर रूस से गद्दारी कर दी। अमेरिका पाकिस्तान की यूक्रेनी साजिश। अमेरिका ने भूख से बिलबिला रहे पाकिस्तान की कमजोरी का पूरा फायदा उठाया है। रूस यूक्रेन जंग के 19 महीने में अमेरिका ने पाकिस्तान पर इतना दबाव बना दिया है कि वो अपने दोस्त रूस के खिलाफ गद्दारी करने को तैयार हो गया। अमेरिका ने पाकिस्तान पर प्रेशर बनाने के लिए न सिर्फ इमरान खान को सत्ता से बेदखल करवा दिया, यहां तक कि इमरान के बाद पाकिस्तान के पीएम बने शहबाज शरीफ को भी अपनी कठपुतली बना लिया। अमेरिका ने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को भी अपने इशारों पर नचाया है। जरा देखिए कैसे अमेरिका ने रूस को जंग में हराने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के बेल आउट पैकेज को हथियार बनाया। अमेरिका ने पाकिस्तान की सरकार से साफ कहा कि अगर वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज चाहते हैं तो उन्हें पाकिस्तानी गोला बारूद और हथियार अमेरिका को बेचने होंगे। मरता पिटता पाकिस्तान रूस के खिलाफ बारूदी साजिश में शामिल हो गया और उसने अमेरिका को 75 अरब रुपए का गोला बारूद और हथियार बेच दिया। इसके बाद कंगाल पाकिस्तान के लिए चमत्कार होने लगे। पाकिस्तान को कई महीनों की मीटिंग्स के बाद जुलाई 2023 में IMF से $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज भी मिल गया। इस लोन को दिलाने में अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई थी। अमेरिकी मीडिया हाउस द इंटरसेप्ट ने दावा किया है कि पाकिस्तान से IMF को $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिलवाने में अमेरिका ने जमकर मदद की। द इंटरसेप्ट की जांच के अनुसार 23 मई 2023 को पाकिस्तानी राजदूत मसूद खान ने वॉशिंगटन DC में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू से मुलाकात की थी। इनका मकसद पाकिस्तान को यूक्रेन को हथियार देने के लिए राजी करना था ताकि IMF की नजरों में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर दिख सके। इसी बैठक में हथियारों की डील कराने के लिए पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम और तत्कालीन वित्त मंत्री इशाक डार के बीच बैठक की व्यवस्था कराई गई। डोनाल्ड लू ने 23 मई की बैठक में खान को बताया कि अमेरिका ने पाकिस्तान के हथियारों के लिए भुगतान को मंजूरी दे दी है। वो IMF को भी उनके बीच हुई सीक्रेट डील के बारे में बता देंगे। लू ने बताया कि पाकिस्तानियों का मानना है कि हथियारों से $900 मिलियन मिलेंगे और वो पैसे पाकिस्तान को मिलते चले गए। तीसरे विश्व युद्ध के 2 गद्दार। अब सवाल उठता है, जो पाकिस्तान खुद को पुतिन का दोस्त बता रहा था, वो गद्दार कैसे हो गया? द इंटरसेप्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2022 में अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तानी सेना ने प्रधानमंत्री इमरान खान को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की भूमिका बनाई। इमरान के हटने के बाद पाकिस्तान रूस और यूक्रेन युद्ध में अमेरिका का समर्थक बन गया। जब से इमरान खान सत्ता से गए हैं तब से ही पाकिस्तान यूक्रेन युद्ध में अमेरिका का सहयोगी बनकर उभरा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि रूस से सस्ता तेल और अनाज लेने वाले भिखारी पाकिस्तान ने IMF से लोन लेने के लिए अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए और यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई की। अब जब एक मीडिया रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है तो पाकिस्तान बौखला गया है। उसे रूस के बदले का डर लग रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन को हथियार देने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान की सरकार का साफ कहना है कि पाकिस्तान ने ना तो रूस और ना ही यूक्रेन को कोई हथियार दिया है। इस बीच पाकिस्तान को फंसा दे अब यूक्रेन भी बचाव में आ गया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि पाकिस्तान से उसे कोई हथियार नहीं मिला है। अब देखना होगा कि अमेरिका और पाकिस्तान से रूस कैसे बदला लेता है। माया ममता बाबू टीपू ये तो सब अफसाने हैं। जनता में आधे से ज्यादा मोदी के दीवाने हैं। वो ये गठबंधन तो फर्जी है, वो कुछ दिन में यार बिखर जाएगा।
वो जब हारेंगे ये 24 में, वो सत्ता का भूत उतर जाएगा। शिवलिंग के आकार का एक पर्वत, पर्वत के नीचे छिपी गुफा और गुफा के भीतर चमकती महादेव की एक मणि। शिव पुराण की एक अद्भुत कथा की तलाश। महादेव का मणि लोक। भारत और कनाडा के जारी तनाव पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने जताई चिंता। दोनों देशों के संपर्क में होने की कही बात। दोनों ही देशों से जल्द विवाद सुलझाने की अपील की। चारों तरफ से गिरने के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बदले सुर भारत के साथ मिलकर काम करने की बात कही और जल्द ही समाधान तक पहुंचने की उम्मीद जताई। कनाडा से जारी तनाव के बीच टोरंटो में भारतीय दूतावास से जुड़ी सभी सेवाएं जारी हैं। भारतीय नागरिकों के लिए पासपोर्ट से जुड़ी सभी सुविधाएं जारी हैं। कनाडा के आंतरिक रिपोर्ट से ट्रूडो के पाखंड का पर्दाफाश। सूत्रों के मुताबिक खालिस्तान समर्थक आंदोलन को कुछ लोगों का मिल रहा है समर्थन। घरेलू विरोध की वजह से ट्रूडो ने दबाई रिपोर्ट। खालिस्तानी आतंकी निज्जर को लेकर घिरी कनाडा सरकार। रेड कॉर्नर नोटिस होने के बावजूद कनाडा ने निज्जर पर कार्रवाई नहीं की थी। साथ ही रहस्यमय परिस्थितियों में निज्जर को नागरिकता दी गई थी। दाऊद इब्राहिम से जुड़े कई गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी जांच एजेंसी एनआईए की हिट लिस्ट में। एनआईए की तरफ से जारी एक लिस्ट में ज्यादातर गैंगस्टर और आतंकी पंजाब के रहने वाले हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कनेक्शन। पाकिस्तान की यात्रा कर चुका था निज्जर। भारत विरोधी लोगों को ट्रेनिंग भी दे चुका था निज्जर। अमेरिका के पूर्व रक्षा अधिकारी माइकल रोबिन ने कनाडा पीएम के आरोप पर उठाए सवाल। बिना सबूत के आरोप लगाने को बड़ी गलती बताया। कनाडा में आतंकियों को पनाह देने पर ट्रूडो को घेरा। खालिस्तानी आतंकी निज्जर को लेकर पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम का बेतुका बयान। निज्जर की हत्या को हिंदुत्व से जोड़ा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को अपने ही राज्य ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी ने बड़ा झटका दिया है। कहा है हरदीप निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के संबंध में जो जानकारी दी गई है वो सभी ओपन सोर्स जानकारी है जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध है। न्यूयॉर्क में चल रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में अलग क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की है। बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग भारत और जापान के विदेश मंत्रियों की बैठक। भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने के तरीकों पर हुई चर्चा। जापान के विदेश मंत्री के अलावा ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक की। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी बोंग और भारत के विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में शामिल होने न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह तोड़ जवाब दिया है। आतंकवाद के मुद्दे पर घेरते हुए भारत ने कहा पाकिस्तान यूएन के मंच का दुरुपयोग कर रहा है। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को जल्द से जल्द पीओके खाली करने का अल्टीमेटम दिया। कहा पीओके भारत का अहम हिस्सा है, उस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर राग आलापा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ ने अपने भाषण में कश्मीर का मुद्दा उठाया। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी की पहली बैठक दिल्ली में जारी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में हो रही है मीटिंग। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मेलन का आयोजन। पीएम ने आजादी की लड़ाई में वकीलों के योगदान को याद किया। आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। वाराणसी और उत्तर प्रदेश को देंगे 1,500 करोड़ से ज्यादा की सौगात। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की रखेंगे आधारशिला। 16 अटल आवासीय स्कूलों का करेंगे उद्घाटन। वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखने के बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। महिला आरक्षण बिल के पास होने पर वाराणसी की महिलाएं पीएम मोदी का आभार जताएंगी। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने पूर्व क्रिकेटर कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री पहुंचे। सभी पूर्व क्रिकेटर ने विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की सौगात देने के लिए वाराणसी के लोगों ने पीएम मोदी का आभार जताया। कार्यक्रम स्थल के बाद थैंक यू कार्ड और स्टेडियम मॉडल चित्र के साथ हर हर महादेव के जयकारे लगाए। वाराणसी के गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को बनाया जाएगा। इस स्टेडियम को भगवान शिव को समर्पित किया जाएगा जो कि डमरू के आकार में बनाया जाएगा।
चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड से बाहर लाने की कोशिश जारी है। हालांकि इसरो ने बताया कि अभी तक रोवर और लैंडर से संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। कल एक साथ शुरू होंगी 9 नई वंदे भारत ट्रेन। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाएंगे हरी झंडी। राजस्थान चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। आज जयपुर में राहुल गांधी की रैली, विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के आज आएंगे नतीजे, वोटों की गिनती जारी। डीयूएसयू को आज मिलेगा नया अध्यक्ष। मध्य प्रदेश के दमोह में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान हादसा। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हरदीप सिंह डांग बाल बाल बचे। हादसे का वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के भिंड से रैली के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हथियार लहराए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, पुलिसकर्मियों से भिड़ गए कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में गंगा जल की एंट्री। कांग्रेस ने इंदौर में 11 वचन लिखी हुई गंगा जल की बोतल बांटी। सीएम शिवराज ने कसा तंज। महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। कुछ इंचों की बारिश से सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। लोगों के घरों में पानी घुसा। नागपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश के बाद पूरा बस स्टैंड पानी में डूबा, यातायात प्रभावित। महाराष्ट्र के नागपुर में हुई भारी बारिश के बाद प्रशासन अलर्ट। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को किया गया तैनात। लोगों से घरों में रहने की अपील। नागपुर में एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। घर में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। अंबाझोरी झील इलाके में फंसे 6 लोगों का रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र के नासिक में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद गोदावरी नदी में उफान आया। नदी किनारे बने मंदिर पानी में डूब गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक स्कूल में मारपीट का वीडियो सामने आया। मामूली विवाद में एक आदमी ने स्कूल के शिक्षकों पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। स्कूल के शिक्षकों पर भी आदमी को पीटने का आरोप। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी ने परिवार के साथ किए लाल बाग के राजा के दर्शन। अंबानी परिवार ने विधि विधान के साथ गणपति की पूजा की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर के आसपास की जमीन पर भवन बनाने को लेकर के विवाद। महंत मुरलीदास ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जिला प्रशासन से साठगांठ कर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश की मथुरा में बरसाना में धूमधाम से राधाष्टमी मनाई गई। बड़ी संख्या में मौजूद रहे लोग, पुलिस बल रहा तैनात। उत्तर प्रदेश की मथुरा में राधाष्टमी के दौरान 2 श्रद्धालुओं की मौत। डीएम ने कहा भीड़ के दबाव में नहीं हुई है मौत। एक महिला का शुगर लेवल हाई था, बुजुर्ग को हार्ट अटैक आया। मथुरा में श्रद्धालुओं की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। गुजरात के सूरत में काशी विश्वनाथ मंदिर की थीम पर सजाए गए गणेश पंडाल। बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। भारत में पहली बार हो रही मोटोजीपी रेस का आज से आगाज। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध सर्किट में होगी रेस। एक दिन पहले सदगुरु ने ट्रैक पर दौड़ाई मोटरसाइकिल। हरियाणा के रेवाड़ी में एक सरकारी स्कूल में छात्र की पिटाई। बच्चे की मां ने शिक्षक पर लगाया पिटाई का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुवाहाटी से अगरतला जा रही फ्लाइट में इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश। रोकने पर युवक ने बदतमीजी की। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के बालौदा बाजार में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। तेज बहाव में ट्रक बहा। प्रशासन ने निचले इलाकों में जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश के खंडवा में भारी बारिश से किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। मूसलाधार बारिश की वजह से खेतों और सड़कों में पानी भर गया। मध्य प्रदेश के सीहोर में जिले में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। पानी में डूबे कई पुल। गांव में फंसे 9 लोगों की एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के सीहोर में एसडीएम का एक आदमी को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल। रेत से बड़ा डंपर पकड़ने पर हुई कहासुनी। किसान संघ और कन्नड़ समर्थक संगठन ने कावेरी जल मुद्दे पर मांड्या बंद बुलाया। बंद को लेकर पुलिस अलर्ट। सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बारिश के बाद मंडी में भरा पानी। मंडी में रखा लहसुन भीगने से लाखों का नुकसान। बिहार के नवादा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। मोबाइल की रोशनी में किया जा रहा है मरीजों का इलाज। अव्यवस्थाओं से मरीज हो रहे हैं परेशान। बिहार के मधुबनी में एसएसबी ने इंडो नेपाल बॉर्डर पर एक संदिग्ध विदेशी महिला को गिरफ्तार किया है। महिला भारत में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश कर रही थी। हरियाणा के पानीपत में 3 महिलाओं के साथ दुष्कर्म। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फरार आरोपियों की तलाश में टीम बनाई गई। बिहार के पटना में अपहरण की साजिश का पर्दाफाश। युवती ने दोस्त के साथ मिलकर रची थी अपहरण की साजिश। पुलिस ने युवती को होटल से बरामद किया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद तौसीफ के ऊपर कर्ज था। लड़की के पास बाहर रहकर पढ़ने के लिए घर से मदद नहीं मिल रही थी, लिहाजा अपहरण की साजिश कर 5 लाख रुपए फिरौती वसूलने की कोशिश की गई। छत्तीसगढ़ की गरियाबंद पुलिस ने एक आदमी को अपने बेटे की हत्या करने की सुपारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बेटे की दूसरी शादी से नाराज पिता ने बेटे को 3 लाख रुपए में सुपारी दी थी।
हरियाणा की रेवाड़ी पुलिस ने हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कैशियर से 6 लाख रुपए की लूट के बाद की गई थी हत्या। उत्तर प्रदेश के आगरा में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल, एक भागने में हुआ कामयाब। उत्तर प्रदेश के संभल में लूट की फर्जी घटना का खुलासा हुआ है। कलेक्शन एजेंट सहित 2 गिरफ्तार। दिल्ली में एक आदमी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। कर्ज के कारण आत्महत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के द्वारका में एंटी नारकोटिक सेल की बड़ी कार्रवाई। विदेशी नागरिक के पास से 70 लाख रुपए की ड्रग्स जब्त। उत्तर प्रदेश के इटावा में 2 गुटों में मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मारपीट का वीडियो, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अतिक्रमण हटाने को लेकर विरोध। सब्जी मंडी में दुकानदारों और निगम की टीम के बीच नोकझोंक हुई। पंजाब के लुधियाना में छात्रा ने स्कूल की छत से छलांग लगाई। छात्रा की हालत गंभीर। परिजनों का आरोप, छात्रा के माथे पर चोट लिखकर घुमाया गया था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मोटरसाइकिल सवारों ने एक युवक पर हमला कर दिया। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कुछ बदमाश बिजली विभाग के कैशियर से करीब 3.25 लाख रुपए और दस्तावेज लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। लखनऊ में पुलिस ने सीरियल किलर ब्रदर्स गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद करने का दावा किया। तो दुनिया भर एक बार फिर से न्यूक्लियर टेस्ट के खौफ का खतरा मंडराने लगा है। रूस, अमेरिका और चीन तीनों देशों के न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पर हलचल तेज हो गई है। न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट को एक्टिव कर दिया गया है। परमाणु हथियारों से लैस इन तीनों देशों के परमाणु परीक्षण साइट पर लगातार विस्तार किया जा रहा है। जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, उसने तीनों देशों के परमाणु प्लान से पर्दा उठा दिया है। रूस का नोवाया ज़ेम्ल्या परमाणु परीक्षण स्थल। चीन का लोपनूर परमाणु परीक्षण स्थल। अमेरिका का नेवादा परमाणु परीक्षण स्थल। न्यूक्लियर टेस्ट साइट के सैटेलाइट तस्वीरों से रेडिएशन फाइट की पिक्चर साफ हो गई है। 3 देशों के न्यूक्लियर टेस्ट साइटों का विस्तार बताता है कि कैसे तीनों देश अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाने में लगे हुए हैं। रूस के परमाणु परीक्षण का विस्तार हो रहा है। आशंका जताई जा रही है कि यह विस्तार नए परमाणु परीक्षण के लिए है। सैटेलाइट तस्वीरों ने चीन की परमाणु पोल खोल दी है। चीन अपने परमाणु परीक्षण स्थल में निर्माण को लगातार बढ़ाता जा रहा है। नई सुरंगें खोदी हैं। वहीं न्यूक्लियर साइट विस्तार में अमेरिका भी पीछे नहीं है। सैटेलाइट तस्वीरों से अमेरिका के नेवादा न्यूक्लियर साइट की में हुए विस्तार का पर्दाफाश हुआ है। सवाल है, क्या दुनिया में परमाणु बम बनाने की होड़ एक बार फिर से शुरू हो गई है? क्या एक बार फिर रूस परमाणु परीक्षण करने वाला है? क्या एक बार फिर अमेरिका परमाणु बम फोड़कर दुनिया को डराने वाला है? क्या चीन भी नए परमाणु बम का परीक्षण कर अमेरिका को आंखें दिखाने वाला है? सैटेलाइट तस्वीरों में रूस, चीन और अमेरिका तीनों देशों के परमाणु परीक्षण स्थलों पर गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। हम तीनों देशों की न्यूक्लियर हरकतों का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में इन देशों की एक एक गुपचुप रणनीति कैद है। अगर एक बार फिर दुनिया में परमाणु बमों के परीक्षण का दौर शुरू हो गया तो यकीन मानिए दुनिया के लिए इससे डरावना कुछ और नहीं होगा। क्यों और कैसे, इसे आगे बताएंगे। पहले आप रूस के नोवाया ज़ेम्ल्या परमाणु परीक्षण स्थल पर हुए नए निर्माण को देख लीजिए।
सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि रूस के सबसे बड़े परमाणु परीक्षण स्थल का काफी विस्तार हुआ है। इसे रशिया की ओर से काफी ज्यादा एक्सपेंड किया गया है और एक्सपेंड इसलिए किया गया है जिससे कि वो अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ा सके। ये जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये रूस का नोवाया ज़ेमेल्या परमाणु स्थल है। ये पूरी जो फोटो है इसे आप जरा ध्यान से देखिए, ये सैटेलाइट इमेज है। इस इमेज से कम एक बात तो साफ हो गई है कि रशिया लगातार अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने के लिए कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन किए जा रहा है। ये साल 2021 से 2023 के बीच में क्या कुछ डिफरेंस आप यहां पर देख रहे हैं, कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, इस सैटेलाइट इमेज के जरिए समझिए। यहां कई निर्माण हुए हैं, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हुआ है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो छोटी इमारतों का निर्माण किया गया है, साथ साथ यहां पर आप लार्ज बिल्डिंग्स को भी यानी बड़ी इमारतों को भी देख पा रहे होंगे। लेकिन इसके अलावा बड़ी इमारतों के साथ साथ करीब में ही अगर आप देखें तो सुरंगें भी हैं। यहां पर करीब में ही निर्माण के लिए जमा किया गया सारा सामान अगर आप देख पा रहे हो। देखिए कंस्ट्रक्शन साइट पर हमने देखा है कि किस तरीके से कंटेनर्स, कंक्रीट, सीमेंट जैसी तमाम जरूरी चीजें होती हैं, वो भी आप यहां पर इस बड़े से एरिया में देख पा रहे होंगे। लेकिन इसके अलावा रूस का नोवाया ज़ेमेल्या आर्कटिक महासागर का एक द्वीप समूह है। यहां आप इस तस्वीर में देखें, सैटेलाइट इमेज में देखें कि साफ साफ दिख रहा है कि बंदरगाह भी है और शिपिंग कंटेनर यहां पर आ रहे हैं। ये जो आप पोर्ट देख रहे हैं, ये शिपिंग कंटेनर्स को लाने के लिए यानी कि जरूरी जो सामान है वो इन्हीं शिपिंग कंटेनर्स के जरिए इस स्पॉट पर लाया जाता है। वहां पहाड़ों में गहरी सुरंगें भी खोदी गई हैं और ये आप देखें, ये गहरी सुरंग यहां पर खोदी जा रही है। लेकिन इस सुरंग तक हम पहुंचेंगे कैसे? इस सुरंग तक पहुंचने के लिए ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये गहरी सुरंग तक पहुंचने का रास्ता भी साफ साफ इसमें दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियर साइट पर हुए इस नए निर्माण से यह साफ हो जाता है कि रूस परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट करने की तैयारी में है और इसीलिए यह तमाम कंस्ट्रक्शन किया गया है। रूस के बाद हम चीन और अमेरिका के परमाणु परीक्षण स्थल पर कैसी गतिविधियां बढ़ी हुई हैं, इसे भी दिखाएंगे। लेकिन पहले रूस के परमाणु स्थल से आई तस्वीरों के असल मायने क्या हैं, इसे जान लेते हैं। सवाल है, क्या रूस 33 साल बाद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है? क्योंकि जिस नोवाया ज़ेमेल्या परमाणु परीक्षण स्थल की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, वो रूस के सबसे बड़े न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट की हैं। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु हाल ही में इस साइट का दौरा करने पहुंचे थे। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु हेलीकॉप्टर पर सवार होकर रूस के सबसे बड़े परमाणु बम परीक्षण स्थल का दौरा करने पहुंचे थे। हेलीकॉप्टर में उनके साथ रोसाटॉम यानी रूस के परमाणु ऊर्जा कॉर्पोरेशन के चीफ एलेक्सी लिखाचियोव हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, रूस के परमाणु हथियारों के निर्माण से लेकर रखरखाव और हमले का जिम्मा रोसाटॉम के पास है। नोवाया ज़ेमेल्या की इस धरती का इस्तेमाल सोवियत काल में परमाणु हथियारों के परीक्षण के लिए किया गया था और अब इसका उपयोग रूस के नए परमाणु हथियारों के परीक्षण के लिए किया जाता है। रूस के लिए नोवाया ज़ेमेल्या की सुरक्षा कितनी अहम है, इसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। यहाँ फाइटर जेट है, यहाँ युद्धपोत हैं, यहाँ लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। नोवाया ज़ेमेल्या रूस के उत्तर और यूरोप के पूरब उत्तर में आर्कटिक महासागर में एक द्वीप समूह है। नोवाया ज़ेमेल्या मॉस्को से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। साल 1954 में पहली बार नोवाया ज़ेमेल्या परमाणु परीक्षण स्थल को तैयार किया गया था। 1990 तक रूस ने यहां 132 मर्तबा परमाणु परीक्षण किया। साल 1961 में यहीं रूस ने आज तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम ज़ार बम का विस्फोट किया था। बड़ा सवाल है, क्या रूस नए परमाणु बम का परीक्षण करने जा रहा है? क्योंकि यूक्रेन युद्ध के साथ रूस और अमेरिका में अब न्यूक्लियर रेस शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों की बढ़त पर लगाम लगाने वाला समझौता न्यू स्टार्ट संधि सस्पेंड हो चुकी है। रूस ने खुद को परमाणु समझौते से अलग कर लिया है। रूस और अमेरिका की न्यू स्टार्ट समझौता सस्पेंड होने के बाद आशंका जताई जा रही है कि दुनिया के करीब 90% परमाणु बम रखने वाले इन दोनों देशों में एटमी रेस यानी परमाणु होड़ शुरू होने वाली है। दावा किया गया है कि रूस के नोवाया ज़ेमेल्या परमाणु परीक्षण स्थल पर हलचल बढ़ गई है। नोवाया ज़ेमेल्या परमाणु परीक्षण स्थल के डायरेक्टर व्याचेस्लाव सोलोवियोव का दावा पहले ही सामने आ चुका है कि नोवाया ज़ेमेल्या परमाणु परीक्षण स्थल को किसी भी वक्त परमाणु परीक्षण के लिए तैयार कर लिया गया है। रूस ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 29 अगस्त 1949 को किया था। रूस ने आखिरी बार 24 अक्टूबर 1990 को न्यूक्लियर टेस्ट किया था। रूस अब तक कुल 715 परमाणु परीक्षण कर चुका है, जिसमें 496 अंडरग्राउंड रहे हैं।
परमाणु परीक्षण करने वाला रूस दुनिया का दूसरा देश बना था। जानकारों का मानना है कि पुतिन दुनिया को दिखाने के लिए एक बार फिर परमाणु परीक्षण के तौर पर नया धमाका कर सकते हैं। दुनिया में अब तक 2059 परमाणु परीक्षण हुए हैं। इनमें सबसे अधिक 1030 परमाणु परीक्षण अमेरिका ने किए हैं। 715 न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला रूस दुनिया का दूसरा सबसे अधिक परमाणु परीक्षण करने वाला देश है। न्यूक्लियर रेस में अमेरिका भी पीछे नहीं है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने ऐसा फैसला किया है जिसके बाद पेंटागन का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट आगे बढ़ जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यू स्टार्ट संधि की गैर मौजूदगी में रूस और अमेरिका अपने परमाणु हथियारों को दोगुना कर सकते हैं। परमाणु बमों की लिमिट तय करने वाले करार को स्थगित कर व्लादिमीर पुतिन ने अपने इरादे पहले ही जता दिए हैं। अब अमेरिका के नेवादा परमाणु परीक्षण स्थल की सैटेलाइट तस्वीरों ने अमेरिका की नई न्यूक्लियर पिक्चर का ट्रेलर दिखा दिया है। तो ये अमेरिका का नेवादा परमाणु परीक्षण स्थल है। जी हाँ, ये एक्सक्लूसिव सैटेलाइट इमेज हमारे पास है। ये आधिकारिक तौर पर नेवादा राष्ट्रीय सुरक्षा स्थल के नाम से भी जाना जाता है। आपके सामने ये जो सैटेलाइट इमेज हम आपको दिखा रहे हैं 14 जुलाई 2023 की है। ये वाला अगर आप हिस्सा देखेंगे, लेकिन अगर उस तरफ का हिस्सा आप देखें तो दूसरी 5 साल पहले 15 सितंबर 2018 की है। अब देखिए कि दोनों ही इमेजेस में आपको डिफरेंस क्या नजर आ रहा है, बदलाव क्या क्या नजर आ रहा है। इन 5 वर्षों में यहां कितना विस्तार हुआ है। यहां आपको ढेर सारी कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है, वहां बहुत कम कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है। इससे साफ साफ हो जाता है कि यहां अमेरिका का भूमिगत U1A कॉम्प्लेक्स भी है। U1A कॉम्प्लेक्स यहां पर अंडरग्राउंड अमेरिका की ओर से बनाया जा रहा है, जहां पर परमाणु परीक्षण किया जाता है, यानी कि न्यूक्लियर टेस्टिंग की जाती है। और आप सभी जानते हैं कि अमेरिका न्यूक्लियर पावर में नंबर 1 बनने की रेस में सबसे आगे रहना चाहता है। यहां अमेरिका ने आखिरी बार 1992 में भूमिगत परीक्षण किया था, यानी कि अंडरग्राउंड टेस्टिंग यहां पर की थी। लेकिन अमेरिका इसे लंबे समय से परमाणु परीक्षण के लिए तैयार रखता रहा है। दावा यह किया जाता रहा है कि यहां अमेरिका किसी भी वक्त नए और पहले से भी ताकतवर परमाणु बम का परीक्षण कर सकता है। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने न्यू स्टार्ट समझौते के तहत अपने परमाणु हथियारों की जानकारी सार्वजनिक की थी। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने बताया कि अमेरिका के पास फिलहाल 1419 हमले के लिए तैयार परमाणु हथियार हैं। 662 इंटरकॉन्टिनेंटल सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल और हैवी बॉम्बर हैं। वहीं रूस ने 2023 में अपने परमाणु हथियारों की संख्या नहीं बताई है। न्यू स्टार्ट समझौते के तहत दोनों देशों ने तय किया था कि वो अपने पास 1550 से ज्यादा परमाणु हथियार और 700 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक लॉन्चर नहीं रखेंगे। लेकिन इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। अब आपको पश्चिमी चीन के 2 रेगिस्तानों के बीच सूखी हुई नमक की झील में बनी लोपनूर परमाणु परीक्षण स्थल ले चलते हैं, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरों के सामने आने के बाद चीन की न्यूक्लियर साजिश का पर्दाफाश हो गया है। तो ये चीन के परमाणु परीक्षण स्थल की एक सैटेलाइट इमेज है। पश्चिमी चीन में 2 रेगिस्तानों के बीच में सूखी हुई नमक की झील लोपनूर में चीन का परमाणु परीक्षण स्थल है। यहीं पर चाइना अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है। यहां चीन की न्यूक्लियर फोर्स की गतिविधियां पिछले कुछ दिनों में काफी बढ़ी हुई हैं। तरह तरह की हम एक्टिविटीज यहां पर देख रहे हैं। लेकिन ये जो सैटेलाइट इमेज आप देख रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि यहां परमाणु बम के लिए परीक्षण करने के लिए कुछ 5 सुरंगें, ये जो स्थान आप देख रहे हैं, इस जगह पर कुछ 5 सुरंगें बनकर तैयार कर ली गई हैं। हालांकि जो 5वीं है वो अंडरग्राउंड सुरंग है और उसकी खुदाई लगातार इसी जगह पर चल रही है। नई सड़कें बनाई गई हैं, नई सड़कों का निर्माण किया गया है। यहां पर आप देखेंगे किस तरीके से ये नई सड़कें कंस्ट्रक्ट की गई हैं, जिससे कि जो जरूरी सामान है वो यहां लाया जा सके। 2022 और 2023 में ली गई तस्वीरों की तुलना से ये पता चलता है कि यहां की सुरंग खुदाई से निकलने के ढेर का आकार जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, 1 साल के अंदर अंदर जो डेब्री है खुदाई से जो बाहर आई है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अंडर वाटर जो मिट्टी थी, अंडरग्राउंड की जो मिट्टी थी, उसे निकालकर बाहर किया गया है और इसीलिए ढेर जो है कंस्ट्रक्शन की वजह से वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब विश्लेषकों का यह मानना है कि चीन यहां सुरंगों का विस्तार कर रहा है। ये जो सुरंगें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, ये उत्तरी पहाड़ी में इस पर विस्तार कर रहा है। यहां प्रशासनिक और सहयोग क्षेत्र साफ साफ आपको दिखाई भी दे रहा होगा। और ये अगर आप देखें इलाका,
यहां पर तमाम वो ऑफिसर्स, तमाम वो लोग यहां पर हैं जो न्यूक्लियर क्षेत्र में होने वाली एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं। और इसके अलावा नया निर्माण भी आपको इस सैटेलाइट इमेज में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। देखिए किस तरीके से यहां पर आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही होंगी, तरह तरह का कंस्ट्रक्शन भी दिखाई दे रहा होगा। यह दरअसल नया परमाणु गोदाम भी है। यहां पर ठीक थोड़े से डिस्टेंस पे अगर आप देखें तो यहां पर नया परमाणु गोदाम चाइना की ओर से बनाया गया, क्योंकि देखिए चाइना भी तो लगातार न्यूक्लियर पावर में सबसे आगे रहने की होड़ में नंबर 1 बनना चाहता है। यानी कि परमाणु बम के परीक्षण से लेकर परमाणु बम को रखने के लिए गोदाम हो, चीन ने यहां सब कुछ बनाकर तैयार कर लिया है। एक पूरा सेटअप चाइना की ओर से बनाया गया है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने चीन के अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। दावा किया जा रहा है कि चीन पश्चिमी शहर यमन के पास एक रेगिस्तान में रोबस्ट परमाणु मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए 120 से ज्यादा साइलों का निर्माण कर रहा है। ये लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिसके जद में ताइवान और जापान के साथ साथ अमेरिका भी होगा। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक कमांड के मुखिया एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड का दावा बहुत बड़े खतरे का सायरन बनकर सामने आता है। दावा यह कि चीन अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को तेजी से आगे बढ़ा रहा है और यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिलहाल चीन के पास करीब 350 परमाणु हथियार हैं और अमेरिका के पास 5550 परमाणु हथियार। पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन 2027 तक 700 परमाणु हथियार बना लेगा, वहीं 2030 तक अपने जखीरे में लगभग 1000 परमाणु हथियार जमा कर लेगा। साफ है, चीन की मंशा आने वाले दिनों में दुनिया पर न्यूक्लियर धाक जमाने की है। परमाणु बम बनाने की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किया था। अमेरिका ने साल 1942 में परमाणु हथियार बनाने के लिए मैनहट्टन परियोजना की शुरुआत की थी, जिसमें तब $200 करोड़ का खर्च आया था, जो आज की तारीख में करीब 1,65,000 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर है। फिर रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश एटॉमिक होड़ में शामिल हो गए। अगर दुनिया के परमाणु बमों की तादाद को ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करें तो साल 1945 में 2 एटम बम से बढ़कर साल 1985 में कोल्ड वॉर के आखिरी दौर में पूरी दुनिया के परमाणु हथियारों का जखीरा टॉप पर था। उस वक्त एटम बमों की तादाद 66,449 तक पहुंच गई थी। बुलेटिन ऑन द एटॉमिक साइंटिस्ट के डेटा से पता चलता है कि 1986 के बाद से एटम बम कम होते गए। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक 1990 के दशक की तुलना में हाल के दिनों में परमाणु हथियारों को नष्ट करने की रफ्तार में कमी तो जरूर आई है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में अभी भी तकरीबन 13,900 परमाणु बम मौजूद हैं। रूस, अमेरिका और चीन की न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पर हो रहे नए निर्माण ने दुनिया को एक बार फिर डरा दिया है। बड़ा सवाल ये, नए परमाणु बम बनाने की इस होड़ में अगर रूस, अमेरिका और चीन के साथ साथ उत्तर कोरिया और खाड़ी देशों ने भी अगर परमाणु ताकत बढ़ानी शुरू कर दी तो फिर तीसरे विश्व युद्ध को टालना नामुमकिन हो जाएगा। 4,500 वर्ग किलोमीटर के एक इलाके पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें गड़ी हुई हैं। दुनिया की 10 महाशक्तियों के लिए बेहद सामरिक इलाका माने जाने वाले काराबाख में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। 1 लाख से ज्यादा लोग डरे हुए हैं और इनके समर्थन में आर्मेनिया के अंदर 3 दिन से हंगामा और बवाल मचा हुआ है। गुस्से से उबलता हुआ एक देश, युद्ध लड़ने के लिए आमादा एक देश, अपनी ही सरकार के खिलाफ उतरा एक देश, अपने ही देश के जवानों को लड़ने के लिए उकसाता एक देश, और
सिर झुकाए हुए हजारों जवान। ये बैनर देखिए, नागरिकों को मारा जा रहा है। दूसरा पोस्टर देखिए, जेनोसाइड, नस्लीय नरसंहार होने का खौफ। Ամբողջ հանրության խնդրում ենք, ամբողջ աշխարհի մի մտածեք, ժողովուրդ է զոհվում, ցեղասպանություն է կատարվում, ժողովուրդ խնդրում ենք, զուլմի լռեք। आखिर ये खूनी गदर कहां मचा हुआ है? आखिर दुनिया के किस इलाके में नरसंहार रोकने की बातें की जा रही हैं? आखिर क्यों 1,20,000 लोगों की गर्दनों पर कत्लेआम का खौफ मंडरा रहा है? जिन लोगों को आप सड़कों पर उतरा हुआ देख रहे हैं, ये लोग आर्मेनिया के रहने वाले हैं। ये लोग आखिर चाहते क्या हैं और क्यों पूरी दुनिया की नजरें आर्मेनिया पर बनी हुई हैं? हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं। शुरुआत करेंगे अजरबैजान के कारबाख इलाके से। अजरबैजान के अंदर नागोर्नो काराबाख का यह इलाका 4,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अजरबैजान की सरकार के अलावा दुनिया में किसी को भी नहीं पता कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच चल रहे इस खौफनाक जंग की बहुत तल्ख हकीकत सामने आ चुकी है। जिस काराबाख के लिए आर्मेनिया में आंदोलन हो रहा है, वहां पर लगभग 1,20,000 लोग रहते हैं और इनमें बहुमत आर्मेनियाई नस्ल के ईसाई लोगों की है। और ईसाई बहुल इस इलाके पर कब्जा हो गया है अजरबैजान का, जो एक मुस्लिम स्टेट है। और इसीलिए अब आर्मेनिया और राजधानी में लोग इस आशंका से डरे हुए हैं कि काराबाख के आर्मेनियाई मूल के लोगों का नस्लीय नरसंहार हो सकता है। Ծնողները, մեր հարազատները, մեր բարեկամները բոլորը այնտեղ են, շրջափակման մեջ են։ Այսքան օր շրջափակման մեջ սոված են եղել, ոչ մի բան չեն կերել, ուտելիք չի եղել, քիչ միջ, երեխաները սոված, ստրեսային շատ վատ վիճակում։ Բայց այս պահին ամենասարսափելին այն է եղել, որ երբ որ ծնողը զանգում է ու ասում է, որ հիմա խփում են ու դու գիտես, որ իրենք պատվալում են, բոլոր երեխաները պատվալում են։ आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन अब आर्मेनिया के अंदर आर्मेनिया की सरकार के खिलाफ जनता की बगावत का एक नया चैप्टर खुल गया है। लेकिन यह सब क्यों हुआ, इसकी पूरी कहानी आपको हम विस्तार से समझाने वाले हैं। दरअसल नागोर्नो और काराबाख के इलाके से कच्चे तेल और गैस की पाइपलाइनें गुजरती हैं और इसी वजह से पूरी दुनिया टेंशन में है। नए युद्ध को उभरता देख अमेरिका सबसे ज्यादा परेशान है। अजरबैजान ने 19 सितंबर को आर्मेनिया के कब्जे वाले नागोर्नो काराबाख इलाके में आर्मेनिया समर्थित अलगाववादियों के खिलाफ हमला कर दिया था। आखिर आर्मेनिया इतनी आसानी से ये युद्ध कैसे हार गया, आपको इस मैप से समझाते हैं। नागोर्नो काराबाख इलाके का मैप दोबारा देखिए। ये काराबाख का इलाका अजरबैजान के इलाके में आता है। यहां तक आर्मेनिया की सप्लाई लाइन पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि ये आर्मेनिया के बॉर्डर से सटा भी नहीं है। काराबाख की जनसंख्या ईसाई है, आर्मेनिया भी ईसाई बहुल देश है और इसीलिए वो यहाँ मुस्लिम बहुल देश अजरबैजान के शासन का विरोध करता है। काराबाख के आर्मेनियाई नस्ल के ईसाइयों ने एक अलगाववादी आर्मी बना रखी है, जिसको काराबाख फोर्स के नाम से जाना जाता है। काराबाख फोर्स ने मुस्लिम बहुल देश अजरबैजान के खिलाफ बगावत की थी और उन्होंने इलाके पर कब्जा भी कर लिया था। लेकिन जब अजरबैजान ने इस बार हमला किया तो काराबाख फोर्स को आर्मेनिया हथियार ही उपलब्ध नहीं करवा पाया और इसीलिए आर्मेनिया समर्थित ईसाई बहुल काराबाख फोर्स को सरेंडर करना पड़ा। हथियार ना मिलने की वजह से काराबाख के आर्मेनिया का समर्थन करने वाले फोर्स को सरेंडर करना पड़ा, लेकिन आर्मेनिया के लोग युद्ध की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। 24 घंटे तक चली इस जंग में कितने लोग मरे हैं, इस पर आर्मेनिया का दावा है कि 7 लोगों की मौत हुई है और 32 लोग घायल हुए हैं, जबकि काराबाख की जो अलगाववादी सरकार है उसका दावा है कि अजरबैजान के इस हमले में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आर्मेनिया की सरकार को अब बहुत ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, क्योंकि उनकी हार हुई है
और अब अजरबैजान अपनी शर्तों पर समझौता करवाने जा रहा है। रूस ने शांति वार्ता शुरू करवा दी है और इसीलिए अब अजरबैजान ने अपना सैन्य ऑपरेशन रोक दिया है। लेकिन अजरबैजान ने यह शर्त रख दी है कि आर्मेनिया समर्थित काराबाख फोर्स को भंग किया जाएगा। काराबाख फोर्स के सैनिकों के हथियार जब्त कर लिए जाएंगे। इसके अलावा अजरबैजान ने यह भी कहा है कि आर्मेनिया की सेना को पीछे हटना होगा। आर्मेनिया की सरकार ने दावा किया है कि उनकी सेना कभी भी काराबाख क्षेत्र में तैनाती ही नहीं थी। uğurlar əldə etmişlər. Ermənistan dövlətinin Azərbaycan ərazisində qanunsuz yerləşdirilmiş və Ermənistan dövlətinin öhdəliyinə baxmayaraq bu günə qədər çıxarılmamış ordunun böyük hissəsi tamamilə məhv edilmişdir. Hərbi texnika məhv edilmişdir və sıradan çıxarılmışdır. लेकिन काराबाख की हार के बाद आर्मेनिया के अंदर बगावत फैल गई है। आर्मेनिया की राजधानी येरेवान में प्रधानमंत्री निकोल पशिनयान के खिलाफ भयंकर प्रदर्शन लगातार 3 दिनों से चल रहा है और लोगों ने प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा है। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। इनकी चिंताएं क्या है, जरा सुनिए। Ստեփանակերտում պատվալում սպասում են։ Հաջողվել է իրանց հետ կապ հաստատել։ Հա, մի այսօր մի անգամ կապվել եմ, նստած սպասում եմ, ոչ մի բան չեն գիտում։ आर्मेनिया के लोग परेशान हैं, लेकिन अजरबैजान ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में खाद्य पदार्थ से लदे हुए ट्रक काराबाख भेजे जा रहे हैं ताकि लोगों को खाना पीना मिल सके। लेकिन आर्मेनिया के लोग इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने भी एक बड़ी रणनीतिक चूक कर दी है जब उनका देश अजरबैजान से हमले को झेल रहा है। तो ऐसे वक्त में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने अपने सहयोगी देश रूस को खरी खोटी सुना दी और ये कहा कि पुतिन से उनकी दोस्ती किसी काम आई ही नहीं। इसकी वजह से पुतिन नाराज हो गए और उन्होंने आर्मेनिया को अकेला छोड़ दिया और अजरबैजान के पक्ष में ही बयान दे दिया। Если Армения признала, что Нагорный Карабах это часть Азербайджана, все, ну что нам, о чем речь-то? Вот это ключевая составляющая всей проблемы. Статус Карабаха определила сама Армения. В этом же вся проблема.